की जा सकती है। तो आप देख रहे होंगे ऊपर बटन मशरूम है। अक्टूबर से अगर हम ट्यूनिंग करें खाद तो सितंबर में भी बन सकती है, ठीक है। लेकिन जो बीज उसका पानी होगी बीज मिलाया जाएगा वो एग्जैक्टली आपको 20 अक्टूबर के बाद ही करना होगा। तो आप ऐसा ट्यूनिंग करें, 1 महीना लगभग खाद बनाने में लगता है। तो 20 सितंबर से शुरू करेंगे, 20 अक्टूबर को खाद तैयार हो जाएगी। उसके तुरंत बाद स्पानिंग करेंगे, तब तक हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है। तो बटन मशरूम की खेती के लिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहना चाहिए। और एक चीज़ और है कि आला सडन अगर आप मशरूम का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो अगर आप हिजरी मशरूम से या दूसरे से करेंगे तो शायद इतनी अच्छी मार्केट नहीं मिलती है। तो बटन मशरूम से शुरुआत करेंगे तो आपको रेडीमेड मार्केट मिल जाती है, ठीक है। आप आराम से इधर बैठ जाओ, इनको एक नोट पैड वगैरह दे देना, वही लिफाफा दे दो, वहाँ बैठ जाओ। तो क्वालिटी देख लेना। तो बटन मशरूम ने मार्केट एक्सप्लोर कर ली है। वेस्टर्न मशरूम के लिए सूखा डिग्री मशरूम की सप्लाई के लिए आपकी व्यवस्था हो गई है। तो आप वेस्टर्न से शुरू कर सकते हो क्योंकि सबसे इजी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। केवल भूसे भिगाना, अगले दिन बीज मिला देना, उसमें केसिंग वगैरह कुछ नहीं करनी होती। तो आइए फिलहाल बटन मशरूम के बारे में डिस्कस करते हैं। और गर्मियों के दिन में आपका जो बिल्की मशरूम है इसकी 3-4 क्रॉप मिल जाती हैं फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर, ठीक है। ये हमारा साल भर का जो राउंड ईयर मशरूम प्रोडक्शन साइकिल है नॉर्थ बेल्ट के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए। बाकी जो क्रॉप रूम होता है हमने बताया कमरे में खेती होती है, चाहे वो लो कास्ट झोपड़ी वाला हो सिस्टम या आपके पास अच्छे कंट्रोल रूम भी हो सकते हैं, विदाउट कंट्रोल रूम भी हो सकते हैं उसमें। लेकिन मल्टी टायर रैक रहेगी 2.5 फीट पे, बीच में 3-3 फीट की गैलरी, रैक की चौड़ाई 4 फीट रहती है ताकि दोनों तरफ से आराम से काम कर सकें। इस तरह की व्यवस्था में आप इसकी खेती कर सकते हैं। जो खेती है तो सही मौसम है, अक्टूबर से फरवरी तक है बटन मशरूम के लिए। खाद सितंबर में भी बन सकती है। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि बटन मशरूम की खाद जो है दिसंबर में बना देते हैं। तो दिसंबर में खाद तो बना दोगे, जनवरी में बीज लगाओगे, ग्रो भी होगा। लेकिन जब 1 महीना खाद बनाने में लगा, 15 दिन बीज भरने में और 15 दिन बाद केसिंग करेंगे तो उसके आगे 15 दिन बाद वो निकलना शुरू होता है। तो तब तक आ जाएगा मार्च और टेम्परेचर आप चला जाएगा और मतलब उसकी फ्रूटिंग नहीं होगी। तो ये ट्यून करना है कि कब तक लगभग 3.5 महीने की साइकिल होती है, तो विदिन 10 मार्च वो पूरी हो जाए। 3.5 महीने की साइकिल ऐसा ट्यून करना चाहिए। तो अगर आपने प्रॉपर करके करा है तो केवल 2 बटन मशरूम की फसल लेने के लिए आपके पास समय मिलता है सितंबर से लेके 10 मार्च तक। उसके बाद अगर आपने लेट किया है तो फिर वो क्रॉप वहीं शट डाउन हो जाएगी। दूसरा है कि कंटिन्यूअस मशरूम सप्लाई के लिए आप इकट्ठा सारा बीज और खाद न बना के बैचेज में करेंगे। सपोज आपने करा है कि 1 कुंटल डेली हमें सप्लाई करनी है बाजार को, तो 1 कुंटल के हिसाब से कितनी कंपोस्ट होगी, उस कंपोस्ट में कितना बटन मशरूम डेली निकलेगा, उसके लिए हमें कितना खाद का शुरुआत में इंग्रेडिएंट लेना, कितनी खाद बनानी है, उस हिसाब से आप ट्यूनिंग करोगे। और आपका स्पेस कितना, क्रॉप रूम कितना, उसमें कितनी खाद आ जाएगी, ये सारा कैलकुलेशन करके आपके बैचेज में करोगे। आज लगा दिया, 15 दिन बाद लगा दिया, फिर 15 दिन बाद लगा दिया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 15 दिसंबर के बाद दिसंबर में कोई खाद नहीं बनेगी। जो खाद बनी नवंबर में ही बन जाए ताकि उसके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए और फ्रूटिंग के लिए प्रॉपर स्पेस मिले, ठीक है। फाइन। तो टेम्परेचर जो स्पान रन के लिए या कवर ब्रिज के लिए 22 to 25 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम एंड फॉर फ्रूटिंग 14 to 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज ऑप्टिमम। और कंपोस्ट बनाने का एक आपने शुरुआत कर दी है, भूसा भिगाना। भूसे को 2 दिन तक उलट पलट के भिगाते हैं। सब्सट्रेट में आप गेहूं का भूसा ले सकते हो, व्हीट स्ट्रा या पैडी स्ट्रा, और मस्टर्ड की तूड़ी या शुगर केन की बगास, ठीक है। ये 4 सब्सट्रेट जो नॉर्दर्न इंडिया में इजीली अवेलेबल है, इन पे बटन मशरूम की खेती अच्छे से हो सकती है। लेकिन अच्छा, सब्सट्रेट में ये भी ध्यान देना है कि कई बार कहीं झोपड़ी में रख दिया गया, बरसात में भीग जाता है तो उसमें भूसा सड़ जाता है।
तो सड़ा गला भूसा या धान का पुआल है, कई बार खेत में ही बीमारी आ जाती है, उसमें बहुत सारे कंटामिनेंट हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ऐसा पुआल भी नहीं लेना है। सरसों की तूड़ी में पानी लग गया तो वो भी सड़ जाती, बहुत जल्दी खराब होती। वैसे फ्रेश चाहिए सब पेट, उसमें कोई भीगा न हो बरसात में और खराब न हो। कई बार लोग चिकन मैन्योर की खाद बनाते हैं, तो चिकन मैन्योर में क्या होता है, बहुत क्रिटिकल होता है, खासकर जो टनेल में कंपोस्ट बनाते हैं वहाँ गेहूं का भूसा चिकन मैन्योर 50% ले लेते हैं, उसमें और ज़्यादा इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब लाइन मेथड बनाते हैं उसमें जनरली चिकन मैन्योर वाला यूज नहीं करते हैं। तो चिकन मैन्योर का अगर आप खाद बना रहे हैं तो ये ध्यान देना है चिकन मैन्योर कहीं छाई में रखी हो, भीगी बिल्कुल ना हो। मशरूम की जो खाद बनाते हैं जनरली सितंबर में करते हैं, उसके ठीक 1 महीना पहले चिकन मैन्योर इकट्ठा करते हैं। तो जहाँ भी पोल्ट्री फार्म होता है, मुर्गी फार्म, वहाँ वो बाहर निकालते जाते हैं बीट को, उसकी तो चिकन मैन्योर की बीट को बाहर निकालते जाते हैं, वो भीग जाती है। तो आपको ये ट्यूनिंग करनी है कि उनसे लेके आप तुरंत कहीं छाई में रखें, शेड में, या उनके यहाँ ही शेड में रखी हो, यूज हो। पानी में भीगे बिल्कुल, क्योंकि चिकन मैन्योर में नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे वो भीगेगी तुरंत सड़ के खराब हो जाती है, उसका एग्जॉस्ट हो जाता है न्यूट्रिएंट और किसी काम की नहीं रहती है। तो बरसात में भीगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए चिकन मैन्योर। तो इसके जो कंपोस्ट के कई सारे रेसिपी हैं, हमने जो आपको बताया वो एक है, उसके अलावा चिकन मैन्योर बेस्ड है, बगास का अलग है, राइस स्ट्रा प्लस और कई मैन्योर का अलग है। तो वो सारे हम आपको बता देंगे, एक आध बुक भी देंगे, उसमें कई सारे रेसिपी रहेंगे। लेकिन सबसे इजी है गेहूं का भूसा और ये खाद वाला, अगर आपको चिकन मैन्योर वाला नहीं करना है, अदरवाइज कंट्रोल क्रॉप रूम में करना है, तो चिकन मैन्योर वाला रेसिपी सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो चिकन मैन्योर के लिए ये ध्यान रखेंगे वो बरसात में भीगी नहीं रहनी चाहिए। तो ये सिंपल वाला है जो कल बताया गया था। मिनिमम 3 कुंटल भूसे से शुरुआत करते हैं। अगर 3 कुंटल पहुंचेगा उसके अंदर और वो खराब हो जाएगी। अभी आज आपको खाद बनाओगे तो ढेर बनेगा, और कल आना, फिर कल आप फील करना कि उसके अंदर क्या टेम्परेचर है। अगर 80 नहीं तो 60 कल मिलेगा, उसके 1-2 दिन बाद आपको 80 डिग्री टेम्परेचर उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट 9 kg जनरली ये मिलता नहीं है, इसकी जगह यूरिया ही बढ़ा लेते हैं। तो यूरिया 4 किलो, पोटाश 3 किलो, सुपर फास्फेट 3 kg, गेहूं का चोकर या जो चोकर को क्या बोलते हैं, व्हीट ब्रांड 15 kg एंड जिप्सम 20 kg। जिप्सम मैंने बताया कि मशरूम की खेती शुरू करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि जिप्सम कहाँ मिलेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज पानी अंदर जाता नहीं, ये ध्यान रखना। उसके बाद जब आपका 2 दिन तक पानी में भूसा भीग गया अच्छे से, इस तरह का ढेर बनाना है। तो 1 by 1 पानी यूरिया डाल दिया, पोटाश डाल दिया, सुपर फास्फेट डाल दिया, चोकर डाल दिया, जिप्सम नहीं डालते। जिप्सम जो है तीसरी पलटाई पर डाला जाता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट मिला के फिर उसको हाथ से मिलाते हैं या किसी पलटे से मिलाते हैं, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देन यू हैव टू मेक ए पाइल, इसको पाइल बोलते हैं। 4.5 फीट 4.5 फीट वाइड एंड 4 to 5 फीट हाइट में। एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर होना जरूरी नहीं है, थोड़ा ऐसे शेप में चलेगा, लेकिन कोशिश करिए कि लेस देन 4 फीट भी आपके चौड़ाई ना हो, अदरवाइज एकदम अगर कोन शेप बन जाएगा तो फिर ऊपर खाद तैयार नहीं होगी। तो कोशिश करें यहाँ मिनिमम 4 फीट हो, यहाँ 5 फीट तक चल जाएगा। तो ढेर एग्जैक्ट ऐसा खड़ा नहीं होता। पहले जमाने में क्या करते थे, लकड़ी के सपोर्ट लगाते थे, जैसे टूटे दरवाजे या लकड़ी के या कुछ आयरन मेट प्लेट है कुछ को लगा देते थे। ऐसी व्यवस्था है तो ठीक है, लेकिन वो एरेशन रोक देगा अगर आप कंटिन्यूस लगाए रखोगे। तो ऐसे अंदाजे से इस साइज का ढेर बना लीजिए, ये चलेगा। ठीक है, और ढेर बन गया तो इसके बाद इसकी पलटाई होती है। अगर आप पलटाई नहीं करोगे तो क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो तो सेंटर में 80 डिग्री पहुंच जाएगा, ऊपर नहीं रहेगा, और जो थर्मोफिलिक फ्लोरा है वो सेंटर में ग्रो होता है, एकदम अंदर नहीं होता, बाहर नहीं होता है। तो बीज की खाद तो बन जाएगी, सेंटर में नहीं बनेगी, ऊपर नहीं बनेगी। इसके लिए इसकी पलटाई करते हैं। पलटाई का एक फिक्स शेड्यूल होता है। आज ढेर बनाया उसको 0 डे कुल 8 पलटाई होती है।
तो पहली पलटाई 6 दिन पे, दूसरी वो शेड्यूल उसमें लिखा होगा, आपका जो मशरूम का चार्ट दिया है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप समझ लीजिए। तो फिर उसके बाद पहली पलटाई 6, दूसरी उसके 4, 10 दिन पे, 10 दिन बाद हर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन एक पलटाई देते हैं। तो पलटाई में भी ध्यान रखते हैं कि आपका अगर सितंबर का महीना है तो एग्जैक्ट 7 पलटाई में खाद तैयार हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है बाहर का। लेकिन जब ठंडियां आ जाती हैं, मान लो नवंबर में खाद बना रहे हो, नवंबर में टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, उस समय खाद कई बार 7 पलटाई पे कच्ची रह जाती है। कच्ची रहेगी तो एक कोपराइनस करके वाइल्ड मशरूम होता है, जहां अमोनिया कंटेंट ज्यादा होता है, वो ग्रो हो जाता है। तो उसको 1 या 2 पलटाई कमर्शियली जो मशरूम उगाते हैं एक्स्ट्रा दे देते हैं, 8 या 9 पलटाई कर देते हैं, ताकि कोई भी गुंजाइश न रहे कोपराइनस के कंटामिनेशन का। अदरवाइज अभी इसी सीजन में कई लोगों ने फोन किया, फोटो भेजा कि हमारे यहाँ वो जंगली मशरूम उग गया। अब एक बार जंगली मशरूम उग गया फिर पूरी खाद बेकार हो जाती है। तो ये बड़ा क्रिटिकल चीज है खाद बनाते समय, जो पलटाई का है कि उसमें अमोनिया की गंध बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज कोपराइनस का कंटामिनेशन आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए पलटाई हो रही है। पलटाई कैसे होती है? अच्छा, शुरू में इसमें ऐसा भी होता है, कई बार जो फर्मेंटिंग फ्लाइज होते हैं उनके मैगट्स आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, 1-2 पलटाई के बाद वो खत्म हो जाते हैं। और ये जो व्हाइट कलर का फंगस दिख रहा है, ये एक्टिनोमाइसीज होते हैं, वो जो है इसको उसी को बोलते हैं फायर फैन। कभी कभी एकदम सफेद हो जाता है, जैसे ही एक लेयर आप उठाओगे बाहर से, तो यही इसको डिग्रेड करके, थर्मोफाइल जो होते हैं डिग्रेड करके जल्दी से एक खाद के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका बाहर का भाग अंदर हो जाए, अंदर का भाग बाहर हो जाए, ऐसे पलटाई करते हैं, तो एक यूनिफॉर्म सी कंपोस्ट हमारी फाइनली तैयार होती है। तो इसमें ये ध्यान देना है कि ऊपर का पोर्शन खुला है, धूप लग रही है, तो उस पर पानी की कमी हो जाती है, 65% मॉइस्चर मेंटेन करना जरूरी है। दूसरी जो है उसके 4 दिन बाद तीसरी पलटाई 13वें दिन पे, उस समय जिप्सम मिलाते हैं। देन चौथी पलटाई, 5वीं पलटाई, 6ठी, 7वीं और 8वीं में के बाद ट्रीटमेंट कर देते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब फाइनल पलटाई कर लेते हैं टर्निंग, उसके बाद आपका कंपोस्ट रेडी हो जाता है 30वें दिन। तो जब रेडी हो गया तो उसको फाइनल पलटाई के समय कार्बेंडाजिम 15 लीटर पानी में, ये शायद उसमें लिखा होगा, आप देख लेना, 15 लीटर की जो टैंक होता है जनरली उससे ट्रीटमेंट करते हैं, उसी में घोल बना के, तो 3 ग्राम कार्बेंडाजिम लेते हैं 50% वाली, ये थोड़ा सा जानने की जरूरत है। और फार्मली उसमें 50-60 ml ले लेते हैं 15 लीटर पानी में, उसको कंपोस्ट को ऐसे पानी छिड़कते जाते हैं, एक तरफ हटाते जाते हैं, तो एक तरह से ट्रीटमेंट हो गया। वो ट्रीटमेंट होता है जो भी कंटामिनेंट कंपोस्ट में रह गए हैं उसको मारने के लिए होता है, और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करके पॉलीथीन से ढक देते हैं और नेक्स्ट डे स्पानिंग करते हैं। स्पानिंग मतलब स्पान करते हैं मशरूम के बीज को सब्सट्रेट में मिलाना, तैयार खाद में स्पानिंग बोली जाती है। ठीक है, तो उसमें इस नेक्स्ट डे बीज मिला देते हैं, और बीज मिला के रखने के बाद 2 तरह के तरीके हैं। ये बीज मिला रहे हैं, तैयार खाद है। अच्छा, बीज का रेट क्या होगा? 1 कुंटल। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गए कि अगर आपने 1 कुंटल सूखा भूसा लिया है तो कितनी खाद तैयार होगी। तो अगर 1 कुंटल सूखा भूसा लिया है तो लॉन्ग मेथड से उसका 2.25 गुना 2.25 टाइम्स तैयार होती है। तो ये मान के लिए 1 कुंटल भूसे से 2 कुंटल 25 किलो के आसपास खाद तैयार होगी। लेकिन अगर टनल में बना रहे हैं तो वहाँ 2.5 गुना हो जाती, तो 2.5 कुंटल हो जाएगा। ठीक है, 3 कुंटल का 7 कुंटल के आसपास खाद तैयार होती है लाइन से। ठीक है, तो और इसमें तैयार खाद में बीज मिलता है सीजन के हिसाब से। अगर आपने अक्टूबर में बिजाई करी है, टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, तो ग्रोथ उसकी फास्ट होती है, उस समय आपका आधा किलो बीज में भी काम चल जाएगा पूरे 1 कुंटल तैयार खाद में। लेकिन अगर बीज का टेम्परेचर है, नवंबर दिसंबर का महीना है, स्पानिंग कर रहे हैं, उस समय टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उस समय आप 750 ग्राम या 1 किलो तक भी बीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे ग्रोइंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, जल्दी से भर जाएगा। तो ये थोड़ा अनुभव के आधार पे कीजिए, अदरवाइज आधा किलो बीज का रिकमेंडेशन है। ठीक है, आधा किलो पर 100 kg
जो तैयार कंपोस्ट है उसके हिसाब से स्पानिंग का रेट होता है। लेकिन शुरू में आधा किलो सफिशियंट रहेगा, लेकिन जब ठंड बढ़ जाती है तब 750 ग्राम से 1 किलो तक भी डाल देते हैं। लेकिन बीज चूंकि महंगा होता है, आपका 100-125 रुपये किलो होता है, तो उसको भी ऑप्टिमाइज करना है कि फालतू खर्चा भी नहीं हो। ठीक है, ये ऐसे बीज मिलाते हैं। उसके बाद बीज मिलाते समय मशरूम की खेती में कीड़े बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई की बहुत आवश्यकता होती है। किसी भी कंडीशन में आप जूते चप्पल की मिट्टी, इवन जिस दिन बिजाई कर रहे हो उस दिन अगर हवा चल रही है, उसमें हवा में धूल आ रही है, उससे भी कंटामिनेशन आ जाते हैं। तो आपको ध्यान देना, ऐसी जगह पर करें जहां हवा में धूल नहीं आ रही है। अगर खुले में कर रहे हैं, लग रहा है अगल बगल की धूल आने की संभावना, तो अगल बगल पानी का छिड़काव कर दें, स्प्रिंकल वाटर अराउंड दी स्पानिंग एरिया। तो उससे क्या है, डस्ट से कंटामिनेंट नहीं आएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें रख के आप मशरूम में होने वाली जो पॉसिबल डिजीज और इंसेक्ट अटैक है उससे बच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मिला लेते हैं। देखिए ये सारे हाथ पैर धुले हुए हैं, कोई चप्पल वप्पल नहीं पहना है। साफ पॉलीथीन ले सकते हैं, डायरेक्ट सॉइल पे मत करिए, वहाँ कंटामिनेंट ज्यादा होंगे। आप कोई पॉलीथीन या तिरपाल बिछा लीजिए जो कि स्टरलाइज होना चाहिए। उसके बाद इसको बैग कल्टीवेशन है और ट्रे कल्टीवेशन है। तो ट्रे वाले में क्या करते हैं, आप जहाँ पर भी रैक बनाए हैं, रैक के साइड में ऐसे सपोर्ट कर देंगे 6 इंच के, उसमें एक पॉलीथीन बिछा देंगे तो एक डब्बा सा बन जाएगा, रेक्टेंगुलर स्पेस बन जाएगा। उसमें आप 6 इंच सब्सट्रेट बीज मिला हुआ भर देते हैं, 6 से 7 इंच। लेकिन बैग कल्टीवेशन है तो बैग लगभग 1 फीट तक भर देते हैं, जो भी साइज का, जनरली 2 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा जो पॉलीथीन है, एलडी बैग, थोड़ा थिकनेस ठीक रहनी चाहिए उसकी, तो वो सफिशिएंट रहता है इसके लिए। बैग कल्टीवेशन के अपने फायदे हैं, ट्रे के अपने फायदे हैं। ट्रे वाले में कोई कीड़ा या बीमारी आ गया तो अंदर अंदर दूर तक बढ़ेगा, आपको पता नहीं चलेगा। बैग वाले में एक बैग में कंटामिनेशन आ गया, उस बैग को हटा के आपने फेंक दिया, बाकी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन समस्याएं ट्रे वाली में जल्दी आती नहीं है। ट्रे में एरेशन मेंटेन रहता है, इसलिए उसमें जल्दी बीमारी समस्या नहीं आती। बैग में 3 तरफ से बंद रहता है, केवल टॉप पे खुला रहता है, तो उसमें बैग में समस्याएं ज्यादा आती। खासकर जो अक्टूबर के महीने में बीज मिलाते हैं, ऑल ऑफ सडन कई बार अप डाउन होता है टेम्परेचर अक्टूबर के महीने में। उस समय हमें विशेष ध्यान देना है, किसी भी कंडीशन में उसमें टेम्परेचर कूलर वूलर का इंतजाम होना चाहिए, नहीं है बल्कि आप लेट बीज मिलाओ चलेगा, अदरवाइज पूरी क्रॉप कई बार फेल हो जाती है। 2 दिन के अंदर में आपका पूरा बैग सफेद हो जाता है, लगेगा कि मशरूम का बीज भर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो होता है व्हाइट प्लास्टर मोल्ड। एक व्हाइट प्लास्टर मोल्ड है, कई बार पूरा मशरूम का फार्म खराब कर देता है। अगर किसान थोड़ा गर्मी में बीज मिला दिए हैं, उसी समय उसकी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठंडियों में मिलाए गए बीज में व्हाइट प्लास्टर मोल्ड की समस्या नहीं आती है। ठीक है, तो उसमें भी अगर आपकी खाद अच्छे से ट्रीटेड नहीं है तभी वो आता है। अगर व्हाइट प्लास्टर मोल्ड लग रहा है कि मशरूम नॉर्मली 15 दिन में स्पान रन पूरा होता है, 15 दिन में भरता है, अगर लग रहा है बीज मिलाने के 2 ही दिन बाद सफेदी ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब व्हाइट प्लास्टर मोल्ड का कंटामिनेशन है। तुरंत आप एरेशन बढ़ाओगे और उस पर कार्बेंडाजिम 3 ग्राम पर 15 लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दोगे तो वहीं रुक जाता है। अदरवाइज एक बार व्हाइट प्लास्टर मोल्ड बढ़ गया तो फिर ये क्रॉप खत्म कर देता है, बटन मशरूम बढ़ नहीं पाता। ये थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो आपका क्रॉप बढ़ जाती है। ग्रोइंग पॉइंट दिख रहे हैं। बाद में स्पान रन यूनिफॉर्म होता है व्हाइट कलर में, जैसे महीन माइसेलियम पूरे उसमें फैल जाता है धागे नुमा, और ब्राउन से इसका कलर व्हाइटिश में टर्न हो जाता है। जब ये पूरा बैग व्हाइट हो गया, अगर ग्रोथ वगैरह सही चल रही है तो लगभग 12 से 15 दिन लगते हैं। ठंडियों में थोड़ा ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं, 20 दिन भी लग जाते हैं। तो अगर आपको लगे ग्रोथ सही हो रही, उस दौरान फिर केसिंग की जरूरत होती है। केसिंग एक के टॉप पे बिछाई जाती है। विदाउट केसिंग फ्रूटिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ बटन मशरूम और मिल्की मशरूम। अगर आप सब्सट्रेट में ऐसे स्पान मिला दिए हैं, उसके बाद केसिंग नहीं करेंगे तो वो उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। केसिंग एक ऐसा मटेरियल है विच कैटलाइजेज द फ्रूटिंग इन केस ऑफ बटन मशरूम और मिल्की मशरूम। तो वहाँ केसिंग करनी बहुत जरूरी है। तो केसिंग के लिए अलग अलग 10-12 तरह के कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन सिंपली आप जानिए कि 2 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद
या अगर बटन मशरूम आप लगातार उगा रहे हो, 2 साल बाद यही बटन मशरूम की बची हुई कंपोस्ट भी केसिंग के काम में आ जाती है। और बगीचे की मिट्टी इसलिए कि जहाँ पत्तियाँ वगैरह झड़ती हैं तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ के सॉइल में एरेशन अच्छा होता है, फंगस की जो मशरूम वगैरह की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। तो वो मिट्टी और 2 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद दोनों को 50-50 रेशियो मिला लेते हैं, तो वो केसिंग के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। उसके अलावा अभी आप हरियाणा में जाओगे तो वहाँ 50-60% गोबर की खाद लेते हैं, 20-30% मिट्टी लेते हैं, कुछ राख लेते हैं, जो धान के भूसी की राख होती है, वहाँ पर फैक्ट्री चलती है उसकी, वो राख ले लेते हैं और थोड़ी मात्रा में कोकोपीट और जिप्सम मिला देते हैं उसमें। तो इस तरह का रेसिपी आप वहाँ देखोगे तो उन्होंने अपने अनुभव से इजाद किया हुआ है। अदरवाइज अगर सिंपली आप मशरूम की खेती शुरू कर रहे हैं तो 2 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद आपको खोजना नहीं। कच्चे 1 साल पुरानी गोबर की खाद बिल्कुल नहीं चलेगी, उसमें कंटामिनेंट ज्यादा रहेंगे और न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होने से उसमें मशरूम की ग्रोथ ले लेता है, माइसेलियल ग्रोथ होने लगेगी केसिंग में। अदरवाइज केसिंग के लिए जो मटेरियल होता है वो डिफिशियंट रहना चाहिए, न्यूट्रिएंट डिफिशियंट होना चाहिए, तब जाके फ्रूटिंग को कैटलाइज करता है। अगर न्यूट्रिएंट रिच सब्सट्रेट जैसे कई बार केचुआ खाद लोग लेते हैं, तो केचुआ खाद न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है तो उसमें माइसेलियल ग्रोथ फैल जाती है और फ्रूटिंग कैटलाइज नहीं होती है। ये ध्यान देना है, जो गोबर की खाद या केचुआ खाद है वो चुकी हुई होनी चाहिए, स्पेन टाइप की होनी चाहिए। अगर केचुआ खाद यूज कर रहे हो तो उसको कहीं बिछा के पानी का छिड़काव करिए और उसका न्यूट्रिएंट ड्रेन आउट हो जाए, उसके बाद उसको सुखा के आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट अगर आप करके गोबर की खाद या यूज कर रहे हैं 2 साल पुरानी सड़ी हुई, तो केसिंग की क्वालिटी अच्छी होती है। अब केसिंग बनाने का तरीका आपको वहाँ सिखाया जाएगा, आप खुद बनाओगे और उसका ट्रीटमेंट भी बताया जाएगा। ट्रीटेड होनी चाहिए, कंप्लीटली स्टरलाइज होनी चाहिए। तो केसिंग जब 8-9 दिन की ग्रोथ ले चुका होता है बटन मशरूम, तभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। तो 3 दिन कंप्लीट उसको स्टरलाइज करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के सोल्यूशन से। तो उसमें गोबर की खाद 50% मिट्टी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ले लेते हैं, उसमें से कूड़ा कचरा कंकड़ पत्थर रूट पार्ट ये सब निकाल देते हैं, महीन कर लेते हैं कूट पीस कर, और फिर उसमें सॉल्यूशन बना लेते हैं 10 लीटर में 200 ml फार्मेलिन का और 3 ग्राम कार्बेंडाजिम का, यही वाली कार्बेंडाजिम, मतलब 2 सॉल्यूशन के बेस पे आपकी मशरूम की खेती होती है। 2 केमिकल, एक कार्बेंडाजिम एक फार्मेलिन, जो केमिकल कल्टीवेशन है। उसमें से जैसे एक मग्गा डाला, अंदाजे से उसमें मिलाते हैं फावड़े से या किसी और इंस्ट्रूमेंट से कि गीला हो जाए पर भुरभुरा रहना चाहिए, उसमें गाढ़ा नहीं बनना चाहिए, दिक्कत होगी। तो अंदाजे से उसमें पानी डालते जाते हैं और फावड़े से हटाते जाते हैं। वो जब आपको कराया जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो जब सारी केसिंग ट्रीट हो गई, उसके बाद उसको पॉलीथीन से ढक देते हैं कंप्लीट फॉर 3 डेज। उसके बाद उसमें जो भी फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या जो भी माइक्रोब है, कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं। और 3 दिन बाद इधर मशरूम की ग्रोथ आपकी बैग में भर जाती है, जो 3-4 दिन बाद केसिंग कर देती है। 1 दिन के लिए 3 दिन बाद पॉलीथीन ढकने के बाद 1 दिन कंप्लीट उसे खुला छोड़ देते हैं, ताकि फार्मेलिन का जो भी है वेपराइज होकर निकल जाए बाहर, और उसके बाद केसिंग करते हैं। केसिंग की थिकनेस 1 इंच होती है, 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा। कई बार ऐसा हो दोबारा उसमें माइसेलियल ग्रोथ आ जाती, फिर दोबारा केसिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो 1-2 मिलीमीटर से काम चल जाता है। तो केसिंग हमेशा जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी 1.25 गुना बनानी चाहिए, 1.25 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, तो 1 कुंटल की जरूरत है, आप 1.25 कुंटल बना दो। ठीक है, तो उसको अंदाजा कैसे लगेगा, जो 1 बैग होता है उसमें लगभग 2 किलो केसिंग सॉइल, केसिंग की मिट्टी चाहिए होती है, तो आप 2.25 गुना बना लो, 2.25 किलो बना लो। इस तरह से मतलब अंदाजे से आपका केसिंग बन जाती है। तो एक चीज और होता है, कई बार आपका जो बैग है उसमें मशरूम का जो सबस्ट्रेट है जिसमें माइक्रोब ग्रोथ हुई है ऊंचा नीचा होता है, तो आप बकायदे हाथ को साबुन से धो के साफ सुथरे हाथ से उसे बराबर लेवल कर देते हो। लेवल करने के बाद उसमें तैयार केसिंग मिट्टी आप 1 इंच की मिट्टी बिछा देते हो, किसी चाहे उसका हेल्प ले लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट का, या जैसे भी हाथ से भी आप करके इसे बराबर बिछा दीजिए। केसिंग करने के 1 दिन उसे ऐसे छोड़ देते हैं, कोई पानी छिड़काव नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे दिन से आपको मैंने बताया बरसात वाला माहौल आपके क्राफ्ट के रूम के अंदर मेंटेन करना होता है, जस्ट टू इंक्रीज दी रिलेटिव ह्यूमिडिटी
अप टू 85 to 90%। ठीक है, 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए उसमें पानी का छिड़काव करते हैं। तो उससे दो चीजें होती हैं, मशरूम के लिए आवश्यक पानी मिल जाता है, दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने से फ्रूटिंग कैटलाइज होती है और फ्रूट बॉडी निकलना चालू होती है। तो आप जिस दिन केसिंग करते हो उसके 14 दिन बाद ये केसिंग हो गई, बैग को बराबर कर दिया, उसके बाद वहां रख के पानी छिड़काव करते हैं। 14 दिन बाद छोटे छोटे मशरूम निकलना चालू हो जाते हैं। पहले एकदम सुई के नोक के बराबर होंगे, फिर थोड़ा बड़े होंगे, फिर मटर जैसे हो जाएंगे, और जब दिखना शुरू होता है उसके 7 दिन के अराउंड हार्वेस्टिंग वाला साइज जो होता है मशरूम का, उस साइज का मशरूम तैयार हो जाता है। तो बाजार में जो मिलता है उस साइज का जो मशरूम जब हो जाए तो उसको तोड़ने का तरीका है। अच्छा, पानी का छिड़काव कैसे करते हैं? पानी का छिड़काव इसका अगर आज का जो मौसम है फॉग वाला, तो एक हल्का फुल्का छिड़काव एक दिन के लिए सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर ब्राइट सनलाइट है ठंडियों में भी, एक खासकर अक्टूबर या नवंबर के महीने में एक स्प्रे सुबह एक स्प्रे शाम जरूरी है। बाई चांस ठंडियों में बरसात हो गई और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% बनी हुई लगातार, तब 2 या 3 दिन बाद एक हल्का छिड़काव। पानी इतना कभी न छिड़कें कि वहां पानी इकट्ठा हो बैग में। कई बार लोग नए होते हैं, अनुभव नहीं होता है, इतना पानी छिड़क देते हैं वहां पानी भर जाता है। पानी ज्यादा होने से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है, कई तरह की बीमारियां लगने लगती हैं। तो बस पानी इतना छिड़कें स्प्रेयर से कि वो गीला हो जाए सरफेस, बस उसके चाहे प्रे सिस्टम हो चाहे बैग सिस्टम हो, तो गीला हो जाए। उसके बाद आराम से एक मीडियम स्पीड से छिड़कते हुए चले जाएंगे। उसके बाद जब बैग पे छिड़क लिए तो थोड़ा गैलरी में छिड़क दें, थोड़ा दीवारों पे, ऐसे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन आती है। तो ब्राइट सनलाइट है सुबह से शाम तक तो 2 बार स्प्रे, फॉग वाला है तो एक दिन में एक स्प्रे या हल्का फुल्का चल जाएगा, और अगर बारिश हो गई है कई दिनों तक लगातार तो 2-3 दिन बाद एक स्प्रे करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है। अच्छा, तोड़ाई कैसे करते हैं? इसको अगर आप डायरेक्ट उखाड़ते हो, आज चल के वहां थोड़ा सा तोड़ने का आप करना, बाहर निकाल लेंगे भाई। अगर डायरेक्ट करोगे तो इसमें जो रूट होते हैं, रूट सहित उसमें मिट्टी सहित निकल जाएगा, केसिंग मिट्टी सहित निकल जाएगा। इसको या लेफ्ट राइट ऐसे घुमा देते हैं, टूट जाता है, या रोल कर लेते हैं तो उससे जड़ें टूट जाती हैं और ज्यादा उसमें से केसिंग नहीं निकलती है। और नीचे वाला पोर्शन चाकू से काट देते हैं। आज थोड़ा सा आप याद रखना, मैं उसे हार्वेस्टिंग का बता दूंगा सही तरीका। ठीक है। और बाई चांस जो हमने 2.25 किलो 1.25 गुना बताया था ना केसिंग, थोड़ी सी केसिंग बोरे में भर के या पॉलीथीन में भर के सुरक्षित रख लेते हैं। तो कई बार मशरूम गुच्छे में निकलता है, साइड से निकलेगा बड़े बड़े गुच्छे में, तो वो गुच्छा पूरा एक साथ ही तोड़ना पड़ता है, तो पूरा वहां गड्ढा बन जाता है। तो उस गड्ढे में आप केसिंग जो एक्स्ट्रा करके रखे वो भर के बराबर कर दीजिए। ठीक है। कभी भी मशरूम चाकू से नहीं काटना चाहिए, उसका कोई भी पार्ट वहां छोड़ना नहीं चाहिए। वहां छोड़ोगे तो उसमें ट्राइकोडर्मा की बात हुई थी ना, ट्राइकोडर्मा जैसे कंटामिनेंट उस पर ग्रो करते हैं, पूरे मशरूम को खराब कर देते हैं। तो उसको पूरा का पूरा ही उखाड़ लीजिए, लेफ्ट राइट घुमा के या रोल करके, और उसके बाद जो जड़ वाला पोर्शन जिसमें थोड़ी बहुत केसिंग मिट्टी लगी उसको चाकू से काट के अलग कर दीजिए। और जो कटा हुआ पार्ट है, क्योंकि हम फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं, आपका मुर्गियां उसे खा लेंगी, जो वेस्ट वाला मटेरियल है, या मछली की तालाब है उसमें फेंक दीजिए, या गाय या भैंस को खिला दीजिए, उसका दूध बढ़ जाता है। जो दूध वाली गाय भैंस है उन्हें अगर मशरूम का टुकड़े जो वेस्ट मटेरियल खिला दो, वहाँ दूध भी बढ़ जाता है। ऐसा हमने कई किसानों के यहाँ करवाया है। ठीक है। तो उसको कुछ भी वहाँ वेस्ट नहीं है, वहाँ पर काम आ जाता है। इसके बाद 2 चीजें हैं। अगर आपका मशरूम, आजकल क्या करते हैं फैक्ट्री वाले, डायरेक्ट तोड़ के जो 200 ग्राम वाले पैकिंग में करके पूरा सील करके ऐसे सप्लाई कर देते हैं। तो इसमें एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, उसके कारण इसमें भूरे भूरे धब्बे बन जाते हैं। तो एंजाइम रिएक्शन को रोकने के लिए करते हैं 2 केमिकल, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या EDTA, इसके सोल्यूशन में डिप कर देते हैं। तो 2 बार डिप कर देते हैं तो हल्का से इसका कलर डाउन पड़ता है, लेकिन वो फिर कंटिन्यूअस 3-4 दिन तक सफेदी बनी रहती है, तो उसकी मार्केट वैल्यू बनी रहती है। तो आप देखोगे हो सकता है मुरथल में ट्रीटमेंट करते हुए वहाँ दिखाई देंगे कैसे कमर्शियल हार्वेस्टिंग पैकेजिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है।
तो ये ट्रीटमेंट करते हैं, या कई बार आपका लग रहा है तुरंत का तुरंत आपका जा रहा है, विदाउट ट्रीटमेंट भी आप उसमें 200-200 ग्राम करके सील करके आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ बल्क सप्लाई है विदाउट पैकिंग 200 ग्राम पैकिंग, तो उसमें क्या है फिर ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अदरवाइज जब उसमें आपस में मिलेंगे, रगड़ खाएंगे, इंजाइमेटिक रिएक्शन ज़्यादा होगा तो ब्राउनिंग ज़्यादा हो जाए तो उसका मार्केट वैल्यू घट जाती है। तो ऐसे केस में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या EDTA इससे केमिकल से ट्रीट कर लेते हैं पानी में डाल के। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, अच्छा बटन मशरूम में एक चीज और है, प्रोडक्शन कितना होता है। तो 1 कुंटल जो तैयार खाद है, जनरली जो ये वाली खाद है लॉन्ग मेथड से तैयार है, ये उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। इसमें प्रोडक्शन आपका 10-15 किलो से लेके 20 किलो तक जाता है, 1 कुंटल 15 से 20 केजी। लेकिन जो आपका टनल में बनी हुई कंपोस्ट है उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। चिकन मैनोर बेस्ड बनाए, चिकन मैनोर में न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, तो उसका प्रोडक्शन 20 से 25-28 किलो तक चला जाता है। ठीक है, उसमें फायदा ज़्यादा होता है। एक तो खाद की रिकवरी ज़्यादा है 2.5 गुना, फिर उस पर मशरूम की भी रिकवरी है, इससे ज़्यादा होती है। लेकिन सीजनल कल्टीवेशन में सभी किसानों को उतनी क्षमता नहीं है कि टनल वाली खाद बना सकें या कंट्रोल क्रॉप रूम बना सकें, तो इसमें भी एक मीडियम लेवल की यील्ड मिलती रहती है। अगर 20 किलो 15 से ऊपर उपज मिल रही है तो अच्छी मानी जाती है। 20 किलो तक की उपज आ रही लॉन्ग मेथड से 1 कुंटल कंपोस्ट से, तो ठीक मानी जाती है। ठीक है, अच्छा बटन मशरूम जब निकलता है तो डेली निकलता है। फ्लश तो होता है, फर्स्ट फ्लश होता है सबसे ज़्यादा, सेकेंड फ्लश में ठीक होता है, लेकिन थर्ड फ्लश आता है 3 हफ्ते बाद। पहला फ्लश, फिर 1 हफ्ते बाद दूसरा फ्लश, फिर तीसरा, एक पीक आता है, लेकिन निकलेगा डेली। जैसे आज निकला ठीक ठाक निकला, कल थोड़ा कम हो गया, फिर परसों थोड़ा कम हो गया, फिर ऐसे 7वें दिन फिर सेकेंड फ्लश शुरू होता है, फिर ज्यादा निकलेगा। तो हो सकता है कई बार सेकेंड फ्लश में फर्स्ट फ्लश से ज्यादा निकलता है, फिर मशरूम घटना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो 5 किलो निकला, अगले दिन 3 किलो, फिर 2.5-3 किलो मेंटेन है, फिर थर्ड फ्लश आया हफ्ते भर बाद, तो थर्ड फ्लश में 5 किलो ना होके 4 किलो ही रहेगा। फिर उसके बाद 1.5 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, ऐसे ऐसे करके निकलेगा, जो 3 कुंटल की खाद होती है। लेकिन जब आपका क्रॉप रूम बड़ा होता है, और कंट्रोल क्रॉप रूम में ये होता है कि लगातार भर भर के मशरूम निकलता है और ठीक 22वें दिन क्रॉप टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन जो लॉन्ग मेथड वाली है, इसमें पूरा 2 महीने तक किसान हार्वेस्ट करते हैं, तभी जाके इकोनॉमिक्स आ पाती है। अगर आप 1 महीने तक केवल हार्वेस्ट करोगे लॉन्ग मेथड वाली कंपोस्ट से, तो उतनी उपज नहीं मिल पाती है। तो लॉन्ग मेथड में हार्वेस्टिंग लगभग 1.5 महीने तक चलती है, लेकिन जो कंट्रोल क्रॉप रूम है उसमें ठीक 21वें-22वें दिन टर्मिनेट कर देते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कंपोस्ट कितना भरा जाता है? जो मिश्रण बनाते हैं कंपोस्ट और स्पॉन का, एक थैले में कितना भरा जाता है? हाँ, तो जनरली 8 से 10 किलो भरते हैं। जो हमारा 2 फीट लंबा और 1.25 से 1.5 फीट चौड़ा बैग होता है, उसमें 8 से 10 किलो कंपोस्ट भरते हैं। और कंपोस्ट की हाइट जैसे 2.5 फीट का आपका रैक है ना, तो 2.5 फीट में 1 फीट ही भरना चाहिए, बाकी 1.5 फीट वहाँ मूवमेंट के लिए, हाथ पैर चलाने के लिए रहना चाहिए। अगर आपने बैग की हाइट ज़्यादा कर दी तो फिर वहाँ काम करने की स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। तो 8 से 10 किलो भर लें। और ट्रे सिस्टम में तो 7 इंच पूरा बिछाते गए, केसिंग भी बल्क में बनाए, बाद में केसिंग भी कर दी। अच्छा, एक प्रैक्टिस और होती है, जब आपने बीज मिलाया तो पॉलीथीन में, तो पॉलीथीन जो बचा हुआ भाग ऐसे थोड़ा आधा इधर फोल्ड कर दिया, आधा इधर फोल्ड कर दिया, उसे कभी बांधते नहीं है। एरेशन थोड़ा घूम के उसमें एयर जाती रहेगी, उसकी ग्रोथ होती रहेगी, उसको मुंह को कभी बांधना नहीं है। लेकिन जब ट्रे सिस्टम में करते हैं तो हम पॉलीथीन तो है नहीं, तो आपके पास पुरानी साड़ी पड़ी हो, पुराना कपड़ा, उसको अच्छे से धुल के सुखा के उसे बिछा दीजिए, क्योंकि बीच बीच में उसमें पानी का स्प्रे भी करना पड़ता है, 15 दिन तक खुला रहता है ना। या अखबार हो, अखबार को पहले फार्मेलिन के हल्के स्प्रे से ट्रीट करते हैं खुली धूप में, फिर सूखने के बाद अखबार बिछाते हैं। तो फार्मेलिन से ट्रीट करके जब अखबार सूख जाए, अदरवाइज गीले अखबार पे एक बूंद भी पानी कर दोगे तो फट जाएगा, तो उसको ऐसे बिछा लेते हैं धूप में, हल्का स्प्रे मार देते हैं, फिर जब सूख जाता तो लाके बिछा देते हैं। तो बीच में मान लो 3-4 दिन एक हल्का स्प्रे पानी का उसके ऊपर दे देते हैं,
या पुरानी साड़ी हो, चुन्नी हो, कुछ भी अरेंजमेंट हो, धुला हुआ हो, साफ सुथरा हो, वो बिछा दीजिए। उसके ऊपर से पानी का स्प्रे हल्का मार देंगे तो उसमें सरफेस क्रस्ट नहीं बनेंगे, सूखेगा नहीं। और पॉलीथीन में कुछ नहीं करना। पॉलीथीन में ऐसे आधा इधर करा आधा इधर करा, उसमें दाएं बाएं से हवा जाती रहेगी और उसकी ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, ये छोटा सा इसलिए जाना, बंद नहीं करना। जो ढिगरी मशरूम में तो मुंह बांध देते हैं क्योंकि उसमें साइड में छेद करते हैं, अलग से छेद करते हैं, लेकिन बटन मशरूम की केस में बैक का मुंह कभी नहीं बांधते हैं। अगर बैक सिस्टम है केवल आधा आधा फोल्ड कर देते हैं लेफ्ट राइट में, और ट्रे सिस्टम है तो ट्रे में मैंने बताया पुराने कपड़े बिछा दो, अखबार बिछा दो, लेकिन ये शुड बी ट्रीटेड एंड वेल वॉश्ड। ठीक है, ये चीजें आगे बढ़े। ढिगरी मशरूम की खेती भाई हमने बताया ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम है। जैसे बटन की जनरली ऑर्गेनिक नहीं करते हैं, पर मिल्की की ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पॉसिबल है, क्योंकि मिल्की ढिगरी की तरह डायरेक्ट भूसे पर लगाया जाता है। सिर्फ केसिंग है जिसे स्टरलाइज करना पड़ता है, तो वहाँ पे भूसे को उबाल के बॉयल करके मिल्की मशरूम का बीज मिला देते हैं, और उसके बाद जब केसिंग करना होता है तो केसिंग को ऑटोक्लेव में या बॉइलिंग वाटर में कट्टे में भर के 1-8 घंटे तक भाप में फ्रीज करते हैं, तब उसे कर देते हैं। या फिर केमिकल कल्टीवेशन है तो जैसे इसका फार्मेलिन और कार्बन डाइऑक्साइड की घोल से आपने केसिंग को ट्रीट किया है, 3 दिन कंप्लीट पॉलिथीन को ढका है, वैसे ही इसमें करना होगा। ठीक है, तो बिना स्टरलाइजेशन बताया ना, साफ सफाई, कंटामिनेंट को किसी तरह से रोकना है। भाई जो सबस्ट्रेट है मशरूम का वो एक माध्यम है, उस माध्यम में मशरूम के लिए तो सिलेक्टिव है, लेकिन कई और कंटामिनेंट के लिए भी वो माध्यम है, उनकी भी ग्रोथ होगी। उसी तरह से जो केसिंग का मिक्सचर है उसमें एक तो नेचुरली कंटामिनेंट होते ही होते हैं। जो आपका जो वेट बबल की बीमारी है सबसे ज्यादा केसिंग से ही आती है। आपका खाद सब कुछ ठीक है, बीज ठीक है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, केसिंग के मटेरियल में उसके स्पोर आ गए और आपकी पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। तो केसिंग का स्टरलाइजेशन बहुत जरूरी है प्रॉपर। और आजकल तो केसिंग का जो कमर्शियल फार्म है, जैसे टनल में शॉर्ट मेथड वाली कंपोस्ट बनाते हैं, वैसे केसिंग को भी टनल में ही स्टरलाइज कर देते हैं। तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ने से हर तरह के जर्म्स मर जाते हैं। कई बार केमिकल स्टरलाइजेशन में हर तरह के स्पोर मर नहीं पाते हैं। वो फायदा टनल वालों को एडिशनल मिलता है, वहीं केसिंग भी स्टरलाइज कर लेते हैं, तो उनकी केसिंग और उपज मतलब एक तरह से रिस्क फ्री रहती है कल्टीवेशन। हाँ।